हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एसएससीवी। यहाँ पर हम आज की जो हमारी वीडियोस में ज्योग्राफी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जैसा कि आप जानते हो, ये जो बैच है ये एसएससी जैसे एसएससी जैसे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। एसएससी तो मेनली हम फोकस कर ही रहे हैं, इसके अलावा एसएससी टाइप जो अलग अलग, जैसे आईबी का एग्जाम हो गया, ठीक है, रेलवे वगैरह के एग्जाम हो गए, तो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें आप बिल्कुल जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें जान पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये लैटिट्यूड्स के ऊपर है। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो लैटिट्यूड पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ये पृथ्वी का यानी अर्थ का जो सेंटर है वहां से खींची गई इमेजिनरी लाइन टाइप की है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। दूसरा कह रहा है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज वन ऑफ सच लैटिट्यूड। जो अर्थ की एक्सिस है वो एक लैटिट्यूड का एग्जाम्पल है। अभी इमेज के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। तीसरा, द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स। क्या ये है कि नहीं, ये भी हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो सीरियल टीएल 2 में भी ज्योग्राफी मतलब जीए हमारी आने लगी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जीएस, जनरल स्टडीज वगैरह आने लगी है, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए। तो हम क्यों ना अभी से वैसे ही प्रैक्टिस करें, इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन सिंपल भी है, तो घबराना नहीं भाई। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है अर्थ की एक्सिस, ये जो आप लाइन सीधी देख पा रहे हो जो आ रही है नीचे की तरफ, ये है एक्सिस। ठीक है, तो क्या इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं? नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर। ये क्या है भाई, ये एक देशांतर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होती हैं। ठीक है, आप इनको कह सकते हो ये क्षैतिज रूप से क्या होती है, विस्तारित होती हैं। इनका ऊर्ध्वाधर विस्तार नहीं होता। ऊर्ध्वाधर जिनका विस्तार होता है, वर्टिकली जो एक्सटेंडेड होती है, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो अब सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो थर्ड स्टेटमेंट, क्या जो भूमध्य रेखा है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आप देख रहे हो इक्वेटर 0 डिग्री, इसी को हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है? तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पर पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट। तो आप देखो, केवल जो दूसरा है वो इनकरेक्ट है, पहला वाला भी बिल्कुल ठीक है, इमेजिनरी लाइन तो है ही है। तो जहां पर केवल दूसरा आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। ठीक है, ये आपका इमेज है, अच्छे से देख लो भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। कर्क और मकर रेखा रेखा जो रेखा है वो अक्षांश रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। क्या ये लैटिट्यूड, मतलब क्या ये लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड, अभी देखते हैं भाई। द रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन देम इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। इनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम टेम्परेट कहते हैं, समशीतोष्ण कहते हैं। क्या ये सही है या गलत? और स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। चलो भाई देखते हैं। ये रही आपकी अर्थ। ठीक है, जो हल्की सी टिल्टेड आपको दिख रही होगी, बीच में ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में आपको 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखता है, यानी कि कर्क रेखा। और सिमिलरली 23.5 साउथ में आपको दिखता क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ये तो अक्षांश रेखाएं तो हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि ये अक्षांश रेखाएं हैं। आप देख सकते हो इनका विस्तार कैसा है, इनका विस्तार है क्षैतिजीय, मतलब हॉरिजॉन्टली ये क्या स्ट्रेच हो रही है, यानी कि ये क्या है, अक्षांशीय रेखा है, लॉन्ग लैटिट्यूड से। ठीक है, अब बोल रहा है इनके बीच का इलाका, इनके बीच का जो ये वाला इलाका पूरा पड़ रहा है, बोल रहा है ये क्या टेम्परेट जोन है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं क्या? तो याद रखो भाई, इनके बीच में ही क्या होता है, सबसे ज्यादा अर्थ क्या, आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थ क्या कर रहा है, सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सन की जो सबसे ज्यादा गर्मी है वो इसी क्षेत्र पे लगातार साल भर रहती है। तो ये इलाका समशीतोष्ण यानी कि ठंडा नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये होगा गर्म। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया। इसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रॉपिकल एरिया। सॉरी, ऊपर नहीं लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। तो ये जो एरिया बनेगा, ये पूरा एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक, जो आर्कटिक सर्कल होता है, इसके बीच का इलाका इधर
टेम्परेट कहलाएगा। और सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन कहलाएगा। यानी कि इसको कहते हैं समशीतोष्ण, ठीक है। आप इसको शीतोष्ण बोल सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, हिंदी में। और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको पता है भाई, वो पोलर रीजन हो जाता है ना। तो चलो, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आंसर क्या होगा इसमें, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला वाला सिर्फ करेक्ट है, तो ओनली वन इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस इट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। पता नहीं भाई, देखते हैं क्या कहते हैं। व्हेन द अर्थ मूव्स इन इट्स ऑर्बिट इट इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके कारण यानी रोटेशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है, जबकि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो ये भी इसमें स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो देखते हैं मैप, ये रही अर्थ की एक्सिस, ठीक है। तो एक तो अर्थ अपने ही चारों मतलब अपने ही एक्सिस पे गोल 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 घूम रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका आधा भाग सूरज के सामने रहता है और आधा भाग सूरज के विपरीत रहता है। इसके कारण दिन और रात होते हैं। यानी रोटेशन जो है उसका कारण क्या है, उसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इससे मौसम में परिवर्तन होगा, ठीक है, इससे सीजन में परिवर्तन होगा, सॉरी ऋतुएं बदलेंगी क्या इससे, इससे ऋतुएं नहीं बदलेंगी। ऋतुएं कब बदलेंगी, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमते घूमते जाएगा और कभी जो सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अपनी लाइट को रेडिएट करेगा, और एक टाइम के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जब ये शिफ्टिंग होगी तब मौसम क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे चेंज होगा और कुछ महीनों तक अलग प्रकार का मौसम रहेगा, और उस महीने मतलब मंथ टू मंथ क्या होगा, चेंज होगा। तो वो किस कारण से होता है, वो होता है रिवोल्यूशन के कारण, ठीक है, ठीक है, जो हम हिंदी में इसको कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब स्टेटमेंट देखते हैं भाई। यहाँ पर लिखा है रोटेशन के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है आपस में इंटरचेंज कर दी गई है। रोटेशन यहाँ पर होना चाहिए था और रेवोल्यूशन आगे होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जब अर्थ ऑर्बिट पे रोटेट करती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। ऑर्बिट पर जब वो रोटेट कर रही होती है तो उसे रोटेशन नहीं, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है, परिक्रमण कहते हैं। अर्थ की रोटेशन अर्थ की ऑर्बिट क्या है, जैसे ये मान लो सन है, तो ऐसे करके अर्थ की एक ऑर्बिट है, पूरी ऑर्बिट मतलब अर्थ की ऐसे करके पूरी एक परिक्रमा सीमा है। तो अर्थ जब ऐसे 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 करते करते रोटेट होते होते ऐसे फिर रोटेट करते करते यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अर्थ का रेवोल्यूशन, ना कि रोटेशन। लेकिन जब अर्थ अपनी ही जगह पे गोल गोल जैसे घूम रही है, अर्थ दो तरह की गति करता है, एक है रोटेशन, ठीक है, और एक है रेवोल्यूशन। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रहा होता है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा होता है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई भैया, इनकरेक्ट हो गई। पहली वाली भी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है, सेकंड वाली इनकरेक्ट तो फर्स्ट वाली भी इनकरेक्ट। यहाँ पर गलत पूछा है तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड ये डिसाइड करता है। तो आप देखोगे 77 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, क्या वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वो 82 डिग्री 0.5 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। पहली बात तो वेस्ट में तो इंडिया है ही नहीं, इंडिया तो ईस्ट में पड़ता है भाई। एशिया का ज्यादातर पोर्शन, एशिया का पूरा ही पोर्शन कहाँ पर है, ईस्ट में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है। तो वेस्ट वाला तो आंसर होगा नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। आप सबने पढ़ा है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 0.5 जो है, ये वो रेखा है, ये वो लॉन्गिट्यूड है, ये वो देशांतर है जिससे इंडिया अपना क्या है, टाइम जोन डिसाइड करता है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, ये है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने राज्य यानी कितने स्टेट से क्या होता है, पास होता है। तो ये नीचे लिस्ट दी गई है, प्लीज इसको एक बार देख लेना कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, देन मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एंड आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से देखो, यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स दी गई हैं और उनके बारे में विशेषताएं बताई गई है और पूछा गया कौन सा सही है। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है,
लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, अर्थ के ट्विन वीनस को कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी है। इसमें से कौन सा सही है? तो ब्राइट से सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह वीनस है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे बड़ा जुपिटर है, ये हम लोग पिछली क्लास में भी देख ही चुके हैं। अर्थ की ट्विन हम वीनस को कहते हैं, ये भी हमें कंफर्म है। हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी क्या है? वीनस। जबकि आपको पता है कि सबसे पास में अर्थ सन के सबसे पास में मरकरी है, उसके बावजूद वीनस को सबसे हॉट बोला जाता है, क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है कि जो वीनस है, इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही क्या है? डेंस है, जिसकी वजह से इसके जो सन से जो रेडिएशन जाती है वो इसमें पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ली जाती है। 80% के आसपास ये क्या कर लेता है, पूरी जो रेडिएशन है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होगे आप। थर्ड वाला फोर्थ वाला जो है ये इनकरेक्ट मैच है, वीनस होगा। तो 1, 2 एंड 3 करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एकमात्र कॉन्टिनेंट जो 4 क्या है? हेमिस्फीयर में है। देखते हैं भाई, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो बहुत से लोग यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं और एशिया लगा के आ जाते हैं, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है। अब मैप आप देख सकते हो, ये जा रही है हमारी इक्वेटर, ये हमारी जा रही इक्वेटर, और ये आ रही है हमारी ग्रीनविच लाइन। ठीक है, अब ये देखो, तो जो अफ्रीका है वो नॉर्थ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर उसमें भी है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी है, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी है। तो इस तरह से अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर है उसमें क्या एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत से लोग यहाँ पर अमेजोन लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। अमेजोन इज दिस, आप बोल सकते हो, लार्जेस्ट क्या है? रिवर है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या? वॉल्यूम। अब बात करते हैं लिम्पोपो। तो लिम्पोपो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, जबकि इक्वेटर को कॉन्गो रिवर 2 बार क्या करती है? क्रॉस करती है। तो ओनली 2 विल बी दी करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है इंडिया का टाइमलाइन, और पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ना भाई, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने लगे हैं। तो बोला गया है इंडिया का केवल एक टाइम जोन है। अभी हम लोगों ने पीछे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन भी देखा, तो हाँ बिल्कुल सही है। 2 स्टैंडर्ड मतलब 2 टाइम जोन बनाने की बातें की जा रही हैं, बट अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो अभी तक जो ऑफिशियली है वो एक ही है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कोई टाइम जोन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वहां पर क्योंकि एक ही पॉइंट पे सारी की सारी लॉन्गिट्यूड क्या आके क्या कर रही होती है? कन्वर्ज हो रही होती है। इस वजह से यहाँ का जो पोल है वहां पर कोई भी आप टाइम जोन नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है जीएमटी यूज करता है, बिल्कुल ठीक है भाई, जीएमटी यूज करेगा। ठीक है, तो 2 एंड 3 यहाँ 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। ठीक है, वेयर वॉज द लार्जेस्ट क्रेटर मेड बाय अ मिथियोराइट? एक जो उल्का पिंड है उसके द्वारा सबसे बड़ा जो गड्ढा बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया था? यूएसए, यूएई, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये जो सबसे बड़ा जो क्रेटर बनाया गया था, ये कहाँ बनाया गया था भाई? ये बनाया गया है साउथ अफ्रीका में। इसकी इमेज ये रही। ठीक है, सबसे बड़ा जो क्रेटर बनाया गया है, इसकी जो आप रेडियस बोल सकते हो 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। ठीक है, बहुत बड़ा है एरिया वाइज। चलो, अब यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। जो अपर मोस्ट सरफेस है, एटमॉस्फेयर नहीं, सॉरी, यहाँ लिथोस्फेयर की बात हो रही है। तो सबसे ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट है उसको क्रस्ट कहते हैं, और ये सबसे पतली लेयर है। दूसरा बोल रहा है कि जो थिकनेस, ओशियन की थिकनेस होती है क्रस्ट की, वो ज्यादा है कॉन्टिनेंटल से। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या गलत। ये आप देख सकते हो यहाँ पर अर्थ की अलग अलग हम लोगों ने क्या निकाली है? लिथोस्फीयर। तो जो क्रस्ट है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक फैला है। फिर आप देख सकते हो मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक फैला है। और उसके बाद जो कोर है वो 29 से लेकर पूरा 6378। सबसे ज्यादा चौड़ाई यानी किसकी है? कोर की है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए भाई, सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है वो किसकी है? कोर की है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि पीछे क्वेश्चन क्या था कि सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है और सबसे पतली भी है, स्टेटमेंट ठीक हो गई। लेकिन बोल रहा है जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यानी कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो मोटी, वो पतली है जो ओशियनिक क्रस्ट है उससे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? गलत है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है? सबसे ज्यादा
मोटी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, मोटी है, अगर कंपेयर करते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट से, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि जो क्रस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आप कह सकते हो अपर क्रस्ट और उसके नीचे का लोअर जो क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में कौन सी, इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? तो इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं कोरल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, कोनरोड बोलते हैं, ठीक है। कोनरोड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जो क्रस्ट है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। उसी तरह से जो मेंटल है उसका अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं रेप्टी। तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है वो मेंटल, दोनों मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। उसी तरह से इनर कोर और आउटर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है। उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। When the molten lava comes to the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rock formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है भाई, कोई गलत नहीं है। दूसरा कह रहा है when the molten magma cools down deep inside the Earth's crust, solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. कह रहा है जब मोल्टन मैग्मा जो है वो जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही कहीं पे सॉलिड होता है तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नेस रॉक कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक क्या है, लार्ज ग्रेन होते हैं। कह रहा है जो बाहर की तरफ जो इग्नेस रॉक बनती है उनके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि अंदर जो बनती है उनके कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो कि दोनों तरीके से स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत है। क्यों? क्योंकि जब बाहर आती है, जैसे ये मान लो आप ज्वालामुखी है, वोल्केनो, यहाँ से जैसे ही लावा बाहर आता है तो बाहर आते ही बहुत तेजी से कूल डाउन होता है, ठीक है। तो जब बहुत तेजी से कोई चीज कूल डाउन होगी तो वो बहुत जल्दी एयर के कांटेक्ट में आएगी, और एयर के कांटेक्ट में आते ही उसके जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। एयर जो, सॉरी, जो जो रॉक्स होंगे उनका साइज क्या होगा, छोटा छोटा हो जाएगा। जबकि अगर अंदर ही कोई चीज जम रही है, कूल हो रही है, तो बहुत धीरे धीरे कूल होगी। तो इस कारण से उसके जो साइज होंगे पत्थर के वो बहुत ही बड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, और यहाँ पर पूछा भी इनकरेक्ट गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। उसके अलावा कुछ वो है जो आपको याद रखने पूछा जाता है कई बार, जो लैकोलिथ, सेल, डाइक आर द एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा कई बार पूछा गया है कि लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक और सिल्ट ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, तो आप बोलोगे ये इंट्रूसिव इग्नस रॉक के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको बताना है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है भाई, जो सेडिमेंट्री रॉक है उनके बारे में पूछा गया है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो फॉर्म होती है डिपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट से ही मिलकर बनती है, तो आपको पता ही है। दूसरा कह रहा है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फॉसिल इन दीज रॉक्स। दीज रॉक में सेडिमेंट्री मतलब जो अवसादी सैलें होती हैं उसमें कोई भी किसी तरह की आप फॉसिल फ्यूल नहीं मिलते, मतलब फॉसिल जीवाश्म नहीं मिलते, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि इग्नस रॉक होती है जिसमें कोई भी क्या है, फॉसिल्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये मैग्मा से मिलकर बनी होती है, और इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी फॉसिल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इग्नस रॉक बनती है मैग्मा से, और मैग्मा में कोई भी फॉसिल बच नहीं सकता, इतना गर्म होता है। दैट इज वाई इग्नस रॉक पे किसी तरह की कोई भी फॉसिल्स नहीं होते। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो रॉक्स है वो रिलेटिवली लेस रिजिड होती है, मतलब थोड़ा सा कम कठोर होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है ये, मतलब बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट। तो केवल आप देख रहे हो दो जो है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोला गया नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, 78% है, आप तो जानते ही हो भाई, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं लेकिन उसको यूज कर नहीं पाते तो वापस भी निकल आती है वो। प्लांट्स फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि डायरेक्टली क्या कर पाए, हवा से ले पाए। क्योंकि ज्यादातर वो कहाँ से ले रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं भैया सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्म से ले रहे होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। नाउ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पूछा गया कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो कुछ हवाओं के बारे में लिखा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही दिशा में साल भर चलने वाली हवा को लोकल विंड्स कहते हैं। सही है क्या, गलत, देखते हैं भाई।
विंड्स दैट चेंज डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, जो डिफरेंट सीजन में अलग अलग अपना डायरेक्शन चेंज करे, कभी ईस्ट वर्ड चले कभी वेस्ट वर्ड चले, तो उसको क्या बोलते हैं, सीजनल विंड्स बोलते हैं। देखते हैं भाई थर्ड, winds that blow only during a particular period of the day or year in a small area पर उनको क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स कहते हैं। मतलब जो साल में कभी कभार एक टाइम पे दिन में चले तो उसको क्या कहते हैं, परमानेंट विंड। आप समझ ही गए होंगे कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है और फर्स्ट भी यहाँ पर गलत है, जबकि दूसरी केवल ठीक है। अब थोड़ा सा हवाओं को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, साल भर जो हवाएं चलती हैं, जैसे कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसी तरह से ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इनके बीच में जो हवाएं चलती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है। कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो चलती है उनको कहते हैं वेस्टर्लीज। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो चलती है उनको भी वेस्टर्लीज कहते हैं। और सबसे ऊपर पोलर रीजन पे जो चल रही होती है उनको क्या बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, इनकी डायरेक्शन के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो। यहाँ पर बोला गया है जो फॉग है, रेन है, पर्सिपिटेशन है, ठीक है, ये सब जो होगी, ये सब किस लेयर में ये सब फेनोमेना हो रहा होता है, एटमॉस्फेयर पे ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है ट्रोपोस्फेयर वो जगह होती है जहां पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का क्या रोल है, तो यहाँ पर ओजोन पाई जाती है भाई, गुड ओजोन। ठीक है, जो हमें क्या करती है, यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करती है ना। तो ट्रोपोस्फेयर वो जगह है जहाँ पर जितनी भी आप कह सकते हो एक्टिविटीज होती है, जो एटमॉस्फेयर की एक्टिविटीज होती है वो कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया दुनिया में सबसे अच्छा जो है, जो फिशिंग जोन होता है वो कौन सा होता है। तो वो आपको ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब आपको मैं नॉर्थ अमेरिका करवा रहा था, कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, वो एरिया कैसा होता है भाई, वो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगी, फिशेस होंगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो मछलियां होंगी वो वहीं पर पाई जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं भाई। तो ये कुछ आपको याद रखनी है, इनमें जो रेड रंग से दिख रही हैं ये सारी की सारी हॉट यानी वार्म करंट्स हैं, और ब्लू कलर वाली सारी क्या है, कोल्ड। तो ये देखिए ब्राजील करंट आ रही है जो कि एक हॉट करंट, वार्म करंट का एग्जांपल है। और उसके नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही है जो कि एक कूल यानी कि आप कह सकते हो कोल्ड करंट का एग्जांपल। और ये दोनों जब आपस में टकराएंगे जहां पर भी, वहां पर फिशिंग जोन क्या है, क्रिएट होगा। उसी तरह से यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है जो कि एग्जांपल है आप कह सकते हो वार्म करंट का, और लैब्राडोर एग्जांपल है कोल्ड करंट का। ये दोनों आकर यहाँ पर सेंट जोन्स के पास आपस में टकराती है जहां पर क्या बनता है, फिशिंग जोन बनता है। ठीक है, उसी तरह से ये कुरोसियो, कुरोसियो क्या एक वार्म करंट है। उसी तरह ओयोसियो ये जापान के पास, ये जापान के आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर भी मछली का यानी फिश का बहुत अच्छा एरिया डेवलप होता है। तो ये थोड़ी सी लाइन है जो आपको याद रखनी है। इसका मतलब करंट कई बार पूछी जाती है कि कौन सी करंट इसमें से वार्म करंट है या कौन सी इसमें से कोल्ड करंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ग्रास लैंड पर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है वो केवल नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रास यूजली ग्रो होती है वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटी छोटी होती है। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका की एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। और फोर्थ फोर्थ कह रहा है टेम्परेट ग्रास जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, बहुत लंबी बढ़ती है। तो देखते हैं भाई इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड केवल इक्वेटर के नॉर्थ में होती है, ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है। क्योंकि नॉर्थ में भी होती है, साउथ में भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साउथ में नहीं होती इक्वेटर के, अभी हम देखेंगे मैप में। फिर कह रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रास यूजली बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं है। टेम्परेट ग्रास जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, यूजली ट्रॉपिकल बड़ी होती है। सवाना में चले जाओ बड़ी बड़ी झाड़ियां मिलेंगी, इसी वजह से वहाँ हाथी हाथी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सवाना एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। टेम्परेट बहुत बड़ी नहीं होती भाई, बहुत छोटी होती है। तो सेकंड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला भी गलत है। और इसमें पूछा क्या गया करेक्ट, तो केवल और केवल इसमें थर्ड ओनली करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो घास के मैदान, जिसमें ये रहा प्रेरी। ठीक है, प्रेरी किसके एग्जाम्पल है, तो प्रेरी आपको पता है भाई ये कैसे एग्जाम्पल है, फिर बताओ फटाक से। उसके अलावा वेनुजुएला में लानोस। ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इधर कैंपोज ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। पैम्पास ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ट्रॉपिकल यहाँ से गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजर गुजर रही है आपकी क्या, इक्वेटर। और इक्वेटर के साउथ में यहाँ पर ही तो पड़ रहा है कैंपोज, ब्राजील में। ठीक है, तो हो गया ना। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड केवल नॉर्थ में होती है, जबकि मैंने आपको दिखाया कि ये साउथ में भी पाई जा रही है ना। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलती है,
दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वेल्ड मिलती है, ठीक है। एशिया में स्टेपीज मिलती है, तो ये सब भी एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। बोला गया है कि इनमें से कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो जो वेजिटेशन है उनके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर रोल प्ले करते हैं। तो पहला टेम्परेचर, आप खुद सोच के देखो, जहाँ पर टेम्परेचर होगा वहीं पेड़ पौधे अच्छे से डेवलप होंगे। ये बिल्कुल सही, क्योंकि धूप की जरूरत पड़ती है उनको। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है। एक आइडल टेम्परेचर की जरूरत होती है 20 to 25 डिग्री, जो कि आइडल माना जाता है। मॉइस्चर होना चाहिए भाई, बिना मॉइस्चर के क्या हो जाएगी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो पत्ते, जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एवोपरेट करने लगेंगे पानी, इससे उनको जो वाटर है वो शॉर्टेज हो सकती है उनको। थिकनेस ऑफ सॉइल बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोटाई की मिट्टी होगी उतना आसान होगा पेड़ के लिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अगर बहुत जल्दी चट्टान हो जाएगी तो फिर पेड़ बहुत लंबे नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन का कोई लेना देना नहीं भाई, जीव जंतु का उनसे कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट। चौथे का इससे डायरेक्टली कोई भी संबंध नहीं है ग्रोथ के लिए। अब दिया गया है रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। रिसोर्स मिल तो रहे पर अभी तक हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं। तो उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं भाई, रिसोर्स है, अब उनको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं, लोकलाइज कहते हैं, या यूबी क्विटस कहते हैं, बताओ भाई। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे कि थोरियम, आपको पता है भारत में थोरियम सबसे ज्यादा है, लेकिन हम उसको अभी पोटेंशियली यूज नहीं कर पा रहे, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स है बट एक्चुअल रिसोर्स नहीं है। एक्चुअल रिसोर्स जिन्हें हम अभी वास्तव में यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और यूबिक्विटस रिसोर्स, जो कि हर जगह पे अबिडेंटली, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, उनको आप बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बोल देगा कि जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ रिसोर्स। तो आपको आंसर लगाना है भैया वो वास्तविक रिसोर्स है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या है, वास्तविक रिसोर्स का एग्जाम्पल है, ना तो वो पोटेंशियल है ना यूबिक्विटस है, क्योंकि हर जगह पे क्रूड ऑयल नहीं मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इट इज द इजिएस्ट वन। कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो आपको पता है भाई, उसको विटीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। पिसीकल्चर, फिशी, जो फिशरीज प्रोडक्शन होता है। सेरीकल्चर आपको पता है, जो रेशम वगैरह होती है उसका उत्पादन, क्या कहते हैं उसको, आप उसको कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा। हॉर्टिकल्चर में जो उद्यान और फल फूल की खेती की जाती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा वो था, जो आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले थे वो कर चुके हैं। तो आई होप आपको पसंद भी आया होगा, और इसी तरह की अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हर दिन 12 बजे को लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप जरूर से उसको अटेंड कीजिए। और क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए कि हम क्लास को कैसे आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू ऑल।